हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग आगे के जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें कि थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग को सीखना है, दैट इज़ मेटेलिक प्रॉपर्टी, और उसके वेरिएशंस ग्रुप एंड पीरियड में। इससे पहले हम लोगों ने वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के वेरिएशंस देखे थे ग्रुप एंड पीरियड में, एंड एटॉमिक साइज़ किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है ग्रुप एंड पीरियड में, ये हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग को मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझना है, एंड हाउ डज़ इट वैरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, ये भी हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि मेटेलिक प्रॉपर्टी एक टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ही क्यों चाहते हैं एलिमेंट्स? बिकॉज उनको अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना होता है, जिससे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से एलिमेंट्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कि एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायन में कन्वर्ट होते हैं, इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, मैंने पहले से इसको लिखा हुआ है यहाँ, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी को हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात ये भी लिखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ, कि जब कोई एलिमेंट का टेंडेंसी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का, when an element wants to lose electrons and it has more tendency to do so, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में कम एनर्जी स्पेंड होगा, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में, क्योंकि एलिमेंट खुद उसका ऐसा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है। और वैसे ही एलिमेंट्स जिनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, वैसे ही एलिमेंट्स कैटायन बना पाते हैं। और जो एलिमेंट्स इजीली कैटायन बना लेते हैं या इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं, वैसे एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है मोर टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एलिमेंट की टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़्यादा है तो मतलब वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन ईजिली फॉर्म कैटायंस, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बहुत ईजिली बना सकता है। तो जो भी एलिमेंट ऐसा करेगा, जो भी एलिमेंट में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पा रहा है और ईजिली कैटायन में कन्वर्ट हो पा रहा है, ऐसे एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। दे विल हैव हाई मेटेलिक प्रॉपर्टी और हाई मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी चीज़ का वाइस वर्सा भी आपको यहाँ दिख रहा है। वाइस वर्सा मतलब उसका कॉन्ट्ररी ऑपोजिट भी आप यहीं पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट में बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, बहुत लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, जिसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट को बहुत डिफ़िकल्टी फील हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में। द इलेक्ट्रॉन्स present in that element is very difficult to remove, it's very difficult to be lost। इसीलिए वैसे elements बहुत मुश्किल से कैटायन बनाते हैं। It is very difficult for those elements to convert into cations, and इसी वजह से उस टाइप के elements जिसमें कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल है, जिनको कैटायंस में कन्वर्ट करना मुश्किल है, वैसे एलिमेंट्स का मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत लो होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, तो हाई मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड ईजी टू फॉर्म कैटायंस, ये दोनों फीचर्स होना चाहिए ऐसे एलिमेंट्स का जिसका मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। और ऐसे एलिमेंट्स का जिसका मेटेलिक प्रॉपर्टी लो है या कम है, वैसे एलिमेंट्स बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन शायद लूज़ नहीं भी कर सकते हैं, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होता है, और बहुत मुश्किल से कैटायन बनाते हैं या कैटायन बनाते ही नहीं है। तो वैसे एलिमेंट्स का मेटेलिक प्रॉपर्टी लो होता है या कम होता है। ठीक है, सो ये चीज़ तो पहले आपका क्लियर होना चाहिए, जो अभी तक मैंने आपको बताया कि पहली बात मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है।
that it is the tendency of elements to lose electron by forming a cation and in order to gain stability. तो ऐसा जब भी कोई एलिमेंट करेगा तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है या मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है. दूसरी चीज़ कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कब ज़्यादा होगा या कब वो कम होगा. हाई मेटेलिक प्रॉपर्टी या लो मेटेलिक प्रॉपर्टी ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन से चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड करता है. तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के टेंडेंसी पर डिपेंड करता है या कितने ईजिली कोई भी एलिमेंट कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ पर उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया है कि हाई मेटेलिक प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट का कब होगा और लो मेटेलिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का कब होगा. तो ये चीज़ आपको पहली बात भूलनी नहीं है. इसी कॉन्सेप्ट पर फिर आगे हम लोग ग्रुप वेरिएशन एंड पीरियड वेरिएशन समझेंगे. ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं. आगे आपको एक चीज़ समझाया जा रहा है जिसमें हम लोगों ने दो तरीके के एटम्स कंसिडर किए हैं. ठीक है, जैसे इफ़ आई जूम दिस आउट, ओके. सो यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप का एटम्स दिख रहा है. एक हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल एटम लिया है जिसका साइज़ आपको दिख रहा है वो छोटा है, उसमें 2 शेल्स हैं. और दूसरा वाला एटम एक बड़ा एटम है, एक लार्ज एटम है जिसमें हम लोगों ने 3 शेल्स वाले एटम को कंसिडर किया है. यहाँ पर जो आप ये ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, इस जगह पर जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये दोनों ब्लैक डॉट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो इन दोनों एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है. ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं. दिस नीड्स टू बी लॉस्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है ताकि एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं उस एटम से. तो अब दोनों सिचुएशंस में दोनों एटम्स को हम कंपेयर करेंगे कि किस में ईजीली इलेक्ट्रॉन हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं और किस में ऐसा डिफ़िकल्टी महसूस होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ छोटे वाले एटम को कंसिडर करते हैं. यहाँ पर अगर ये एटम स्मॉल है तो इसका एटॉमिक रेडियस भी स्मॉल होगा, स्मॉल एटॉमिक रेडियस. स्मॉल एटॉमिक रेडियस से मेरा मतलब है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, राइट, एज़ कम्पेयर टू दी अदर एटम जिसमें ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ओके, उसके बाद अगर ये डिस्टेंस कम है, अगर ये डिस्टेंस छोटा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में. यहाँ पर आप सिंपली एक प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली. जैसे सपोज आपके पास 2 मैग्नेट्स हैं. ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. एक दूसरा मैग्नेट है मेरे पास जिसका इधर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है. उसी तरीके से मैंने एक और मैग्नेट यहाँ ले लिया. ये फर्स्ट केस के लिए मैंने यहाँ कंसिडर किया था, ये सेकंड केस के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और यहाँ पे थोड़ा और पास में रख रहे हैं हम, यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है दूसरे मैग्नेट का. ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस कम है. सो इन विच ऑफ द केस डू यू थिंक कि बहुत स्ट्रांगली मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में? सो आपने ये चीज़ पहले ही जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है. जहाँ भी मैग्नेट आपने पहले पढ़ा होगा वहाँ आपको बताया जाता है कि मैग्नेट्स में अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ 2 मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस कम होगा. मतलब जितना पास हम मैग्नेट्स को रखेंगे उतना स्ट्रांगली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो डेफिनेटली सेकेंड केस में ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा दोनों मैग्नेट्स को. और फर्स्ट वाले केस में ऐसा कुछ हम नहीं देखेंगे. फर्स्ट वाले केस में अट्रैक्टिव फोर्स तो महसूस होगा लेकिन एज दैट कंपेयर टू द सेकेंड केस इट विल बी लेस, है ना. फर्स्ट केस में अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा कम फील होगा दोनों मैग्नेट को.
तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं दो मैग्नेट्स के बीच में, या दो चार्जेस के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं। तो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, अट्रैक्टिव फोर्स होने का मतलब ही यही है कि वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जितने दो चीज़ों के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना स्ट्रांगली वो फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे ये छोटा एटम है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉलर एटम दैट वी हैव कंसिडर्ड हियर। दिस स्मॉलर एटम हैज़ वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन वही बड़ा वाला एटम अगर हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो ज़्यादा डिस्टेंस है। तो दोनों में से कहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खिंचा चला जाएगा न्यूक्लियस की तरफ? ऑब्वियसली स्मॉलर एटम में। स्मॉलर एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पुल हो जाएगा, खिंचा चला जाएगा सेंटर के तरफ। तो स्मॉलर एटम के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगली एक्ट करेगा, और बिगर एटम के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, दैट वुड बी अ लिटिल बिट वीकर एज दैट कंपेयर टू द स्मॉलर एटम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहला आपका क्लियर होना चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर काम कर रहा है। डिस्टेंस अगर दो चीज़ों के बीच में कम है तो वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ज़्यादा काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर। इन द सेकेंड केस इट इज रिटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर यहाँ पर रखा गया, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्लैक डॉट से जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली पुल होगा सेंटर के तरफ, उसको ज़्यादा स्ट्रांगली खिंचाव महसूस होगा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के तरफ। न्यूक्लियस उसको ज़्यादा स्ट्रांगली अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा। इस वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रॉन को ईजीली बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को मुझे ओवरकम करवाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग और बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी एक्सटर्नली। हमको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, उसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन विदाउट गिविंग एनर्जी, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, ये जो स्मॉलर एटम है ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली पुल हो रहा है सेंटर के तरफ, जिसके वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस स्मॉलर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी ईजिली लूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जहाँ छोटा होगा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा, जिसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा न्यूक्लियस, और उसको बाहर जाने नहीं देगा, खुद को शेल से बाहर निकालने नहीं देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता है, जिस भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता है, वैसे एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है? वैसे एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर लो होता है। सच एलिमेंट्स हैव लो मेटेलिक कैरेक्टर, राइट? तो आई होप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू कि अगर छोटा एटम है तो उसका लो मेटेलिक कैरेक्टर क्यों है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर ये पोर्शन आपको समझ आया तो सेकेंड वाला पोर्शन भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसका वो जस्ट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट है। तो जैसे स्मॉलर एटम के केस में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया, वैसे ही एक लार्जर एटम के लिए भी हम लोग कंसिडर करेंगे। अब ये जो लार्जर एटम है इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है तो उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा।
जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये फासला है, ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, दैट वुड बी ग्रेटर। और जैसे ही ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। और सिंस अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर के तरफ खींच कर ऑल द टाइम रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत वीकली खींचा जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली नहीं पुल किया जा रहा है, बहुत वीकली पुल किया जा रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन पर अब उतना दबाव नहीं है, उतना उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई उसको ज़बरदस्ती सेंटर की तरफ पुल नहीं कर रहा है। तो सिंस अब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से या कुछ हद तक वो फ्री है एटम को छोड़ने के लिए या एटम से बाहर निकलने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ईजीली इस सेकेंड केस में लूज हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन अ बिगर एटम, इन अ लार्जर साइज्ड एटम जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। और जिस भी एटम में, जिस भी एलिमेंट के एटम में हम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं, वैसे एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके का होता है, वैसे एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है। सच एलिमेंट्स हैव हाई मेटेलिक कैरेक्टर, राइट, वैसे एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ बस आपको इतना ही समझना है कि न्यूक्लियस का काम क्या है। न्यूक्लियस का काम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करके रखना। अब ये न्यूक्लियस कब स्ट्रांगली पुल करेगा, कब वीकली पुल करेगा? स्ट्रांगली वो तब पुल करेगा जब एटम का साइज छोटा होगा। एटम का साइज छोटा होगा तभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहेगा, ज़्यादा क्लोजर रहेगा। सो जितना क्लोज रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली वो पुल हो सकता है, जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना वीकली वो पुल होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा। और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुलिंग है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, इसीलिए वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर भी कम है। और जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, कमज़ोर है, जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली पुल नहीं किया गया है, वीकली पुल किया गया है, जहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम मैग्नीट्यूड का है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही ईजी है, जिसके वजह से ऐसे एलिमेंट के एटम का मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर दैट हाउ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज़ रिलेटेड टू द मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम लोग ज़्यादातर जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे मेटेलिक साइज़, एटॉमिक साइज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एटॉमिक साइज़ का जो प्रॉपर्टी है वो जैसे हम लोगों ने डील कर लिया था और समझ लिया था हम लोगों ने कि कैसे ग्रुप में एटॉमिक साइज़ वैरी करता है या पीरियड में एटॉमिक साइज़ वैरी करता है। एटॉमिक साइज़ के प्रॉपर्टी को ही आपको सिंपली अच्छे से याद कर लेना है और उसी प्रॉपर्टी से हम लोग बाकी सारे एलिमेंट के जितने भी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लिंक करते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर को लिंक कर दिया एटॉमिक साइज़ के साथ, उसी तरीके से बाकी जितने भी अदर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जितने भी बाकी के प्रॉपर्टीज़ आएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आएंगे, उन सबको हम लोग एटॉमिक साइज़ के साथ में रिलेट करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे। ठीक है, और एटॉमिक साइज़ अगर आपको याद रहेगा तो बाकी के सारे प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशंस भी आप आराम से याद रख पाएंगे कि वो ग्रुप में कैसे वैरी करता है और पीरियड में कैसे वैरी करता है। ठीक है, तो सिर्फ एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन याद रखिए तो बाकी के प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। बस आपको याद रखना है दैट हाउ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ रिलेटेड विथ एटॉमिक साइज। जैसे यहाँ आपको याद रखना है कि कैसे मेटेलिक कैरेक्टर साइज के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर वो हमेशा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में डेरिवेशंस किया होगा
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझाया गया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल का मतलब इतना ही है कि जब भी हम ये सिंबल लगाते हैं और कोई चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसका मतलब ये है कि अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा क्वांटिटी है वो भी साथ साथ में इंक्रीज़ होगा, या फिर अगर हम पहला क्वांटिटी डिक्रीज़ करते हैं मैग्नीट्यूड में तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा क्वांटिटी है वो साथ साथ में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ता है तो साथ साथ में उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस अगर घटता है तो साथ साथ में उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेगा। ठीक है, सो इंक्रीजिंग वन इंक्रीजेज द अदर, डिक्रीजिंग वन डिक्रीजेज द अदर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बस इतना है। तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन अगर आपको याद है तो मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन इज नॉट वेरी टफ, आपको बहुत इजीली आराम से याद रहेगा। ठीक है, तो बस इस रिलेशन को याद रखिएगा कि मेटेलिक कैरेक्टर तब बढ़ता है जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर तब घटता है जब एटॉमिक रेडियस घटता है। बस इसको याद रखना है और बाकी सारी चीज़ें एटॉमिक रेडियस के हिसाब से ही वैरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रुप ट्रेंड दिख रहा होगा कि ग्रुप में कैसे मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन हम देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे यहाँ ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लिया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 1। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ जाएंगे या सोडियम की तरफ जाएंगे, नीचे जाते जाते जैसे जैसे हम फ्रांसियम की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। वी नो व्हाई दिस हैपेंस ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी साथ साथ में बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि एटॉमिक साइज बढ़ने पर मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको, है ना। सो ग्रुप में जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो ग्रुप में नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो साथ साथ में और क्या इंक्रीज करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, सो दिस वाज द ग्रुप वेरिएशन फॉर मेटेलिक कैरेक्टर। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका पीरियड ट्रेंड। पीरियड ट्रेंड में हम लोगों को यहाँ ये समझाया जा रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम मुड़ते हैं, जाते हैं पीरियड में, तो मेटेलिक कैरेक्टर घट जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है। बिकॉज ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही लास्ट क्लास में पढ़ी है। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस एटॉमिक साइज वेरिएशन इन अ पीरियड। हम लोगों ने इस सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। ये सब सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं क्योंकि इन सब में दो दो शेल्स अवेलेबल हैं। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लिथियम से नियॉन की तरफ बढ़ते हैं, फ्लोरीन तक जब हम जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 17th ग्रुप तक, मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो वैलेंस शेल है वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता जाता है और ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है, जिसके वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है पीरियड में तो साथ साथ में और क्या डिक्रीज होगा, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, मेटेलिक कैरेक्टर भी साथ साथ में डिक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज अलॉन्ग विथ एटॉमिक साइज। ठीक है, सो पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता जाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा। उसी तरीके से ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है तो साथ साथ में और क्या बढ़ेगा,
मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, सो आई होप मेटेलिक कैरेक्टर टॉपिक इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू। उसका ग्रुप वेरिएशन एंड पीरियड वेरिएशन भी आपको क्लियर है। आई होप समझ आ गया होगा। If you have any doubt regarding the group variation and period variation of metallic character, you can comment down. You can just write your doubts in the comment section. I'll try and solve that out for you. Okay? अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया है उससे रिलेटेड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना चाहिए रिलेटेड टू द ग्रुप एंड पीरियड वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आता है। जैसे कि क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई में अरेंज करना है। मतलब ऐसा अरेंज करना है कि जो सबसे छोटा होगा साइज़ में, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा उसको पहले रखना है और जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है उसको बाद में रखना है। ठीक है, सो ट्राई एंड डू दैट एंड इफ़ यू फाइंड आउट द आंसर एंड इफ़ यू नो द आंसर यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। यू कैन टेल मी व्हाट योर आंसर शुड बी। आंसर लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। थोड़ी देर में जब आंसर मैं डिस्कस करूँगी तो यू कैन जस्ट टैली योर आंसर फ्रॉम द स्क्रीन। सबसे पहले तो जब क्वेश्चन मिलता है आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं या सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको ग्रुप ट्रेंड फॉलो करना है या पीरियड ट्रेंड फॉलो करना है। तो ग्रुप ट्रेंड या पीरियड ट्रेंड पता करने के लिए तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि क्या ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं या एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए टू नो दैट एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप और सेम पीरियड। ठीक है, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं या सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पता होना चाहिए आपको कि क्या ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेम ग्रुप का एलिमेंट है या सेम पीरियड का एलिमेंट है। सेम ग्रुप तब होगा जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड मैच इन ऑल द एलिमेंट्स, है ना, सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैच करने चाहिए। दूसरा, सेम पीरियड कैसे पता चलेगा कि सबके नंबर ऑफ पीरियड्स सेम हैं। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ शेल्स, सारे एलिमेंट्स के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबका शेल का नंबर सेम आना चाहिए। दे शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, और कभी भी ऐसे आपको घबराना नहीं है, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। जो भी एलिमेंट्स दिए जाएंगे वो या तो एक ही ग्रुप के होंगे या तो एक ही पीरियड के होंगे। वो मिक्स एंड मैच करके नहीं दिया जाता है कि अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स को रख दिया गया है या अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स को रख दिया गया है। वैसे आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं या सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं हो तो आप मे बी वहाँ नहीं लिख पा रहे हैं एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पता नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने शेल्स हैं। लेकिन जितना आपको पता है उसमें थोड़ा अपना मैनिपुलेट करिएगा एंड समझने का कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी 2 या 3 एलिमेंट आपके मैच करते हैं, इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स या तो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं या तो सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप अब तक आप लोगों ने अपना आंसर्स लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में। सो आई जस्ट ट्राई एंड टेल यू व्हाट शुड बी द आंसर। सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ ग्रुप्स पहले ही याद करने के लिए बोला है। जैसे एक हैलोजन ग्रुप मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स आते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे एलिमेंट्स तो मैंने आपको बोल के रखा हुआ था कि इन सारे एलिमेंट्स का ये जो सीरीज़ है ये 17th ग्रुप को बिलोंग करता है।
तो ये ग्रुप के ये 4 एलिमेंट्स को आपको इस सीक्वेंस में याद करना ही था, जो मैंने आपको पहले बताया था व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग टू यू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उस टाइम मैंने बोला था कि ये हैलोजन ग्रुप है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। भले ही आपके सिलेबस में क्लोरीन तक का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, दैट इट इज़ एटॉमिक नंबर 17, और ब्रोमीन और आयोडीन का अभी तक आपको नहीं बताया गया है, आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली अलग से आपको ये ग्रुप याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे इस तरीके के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। याद नहीं भी हो, कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, तो मुझे तो पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करता है ना, 9 एटॉमिक नंबर और ये 17 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,7 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,7 आएगा। तो 7 मैच कर रहा है, और ऊपर से हम जानते हैं कि फ्लोरीन भी हैलोजन का ही एक पार्ट है, और आयोडीन भी हैलोजन का ही पार्ट है। एस्टेटिन आयोडीन के नीचे आता है। इफ़ यू लुक इनटू द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एस्टेटिन कम्स अंडर दैट, AT स्टैंड्स फॉर एस्टेटिन, सो इट कम्स अंडर और जस्ट बिलो आयोडीन। तो उस तरीके से अगर हम इसको अरेंज करेंगे, अगर सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करते हैं, सो आंसर फॉर ए, अगर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर अरेंज करना चाहेंगे, तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा? सबसे पहले हम रखेंगे फ्लोरीन को, फिर मुझे रखना पड़ेगा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड देन एस्टेटिन, राइट। ये सीक्वेंस होना चाहिए एटॉमिक नंबर का, और ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं इस तरीके से, दे बिलोंग टू वन ग्रुप लाइक दिस। एंड जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, एज वी गो डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपन्स? डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, राइट। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होता है, वी नो दैट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और क्यों होता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हमें इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से इसको प्लेस करना था। तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा, F होगा, F सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा साइज में कौन है? क्लोरीन है। उससे ग्रेटर कौन है? ब्रोमीन है। उससे भी बड़ा साइज का कौन सा एलिमेंट है? आयोडीन। और सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है? एस्टेटिन। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ग्रुप ट्रेंड के हिसाब से सेट किया है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब सेकंड वाले केस को देखते हैं। सेकंड वाले केस में आई होप यू ऑलरेडी नो कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको पहले से पता है, राइट। तो अगर पहले से पता है तो ये एटॉमिक नंबर 3, ये एटॉमिक नंबर 5, ये एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9, ये एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। अभी क्या करना है कि सबका हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन ऑर्डर टू बी श्योर कि ये सब क्या सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं या सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लिथियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, इसके लिए 2,3, इसके लिए 2,6, इसके लिए 2,7 एंड इसके लिए 2,5। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सेम ग्रुप को तो नहीं बिलोंग करते, लेकिन सब में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम आ रहा है। इसमें भी इसमें 2 शेल ऑक्यूपाइड है, इसमें भी 2 शेल ऑक्यूपाइड है। सब में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सब में 2-2 शेल्स ऑक्यूपाइड है। 2 शेल ऑक्यूपाइड है मतलब ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव 2 शेल्स इन कॉमन। सो 2 शेल्स होने का मतलब है दैट दे ऑल बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। अगर सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में सेट करेंगे, राइट। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट करेंगे। तो बी का आंसर होना चाहिए सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक
नंबर, ठीक है, इसके हिसाब से पहले अरेंज करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट करिए कि नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में उसको कैसे रखा गया है, उसके बाद अब अपना ग्रुप वेरिएशन या पीरियड वेरिएशन अप्लाई करिए और फिर देखिए कि उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स है, सबसे पहले है लिथियम, तो लिथियम को हम सबसे पहले रखेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। उसके बाद कौन है, बोरॉन 5 नंबर पे, एंड देन 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को उसके बाद रखना है, राइट। इसके बाद 8th नंबर पे ऑक्सीजन एंड 9th नंबर पे फ्लोरीन। हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स हम लोगों को दिया गया, तो 5 एलिमेंट्स को हम लोगों ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट कर लिया। अभी इसके बाद हम लोगों को इसको देखना है कि ये सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2, ये इस तरीके से सेम पीरियड को बिलोंग करता है। दिस इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, दीज ऑल आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट के तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब राइट के तरफ जाते हैं, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, घट जाता है, वी नो दैट, है ना। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो एटॉमिक रेडियस अगर घट जाएगा तो सबसे छोटा इस ग्रुप में कौन होगा, सबसे छोटा यहाँ पर फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन को हमको सबसे पहले रखना पड़ेगा। उससे बड़ा कौन होगा, ऑक्सीजन, उससे बड़ा कौन होगा, नाइट्रोजन, उससे भी बड़ा कौन होगा, बोरॉन, और सबसे बड़ा यहाँ कौन है, लिथियम। सो लिथियम वुड बी द बिगेस्ट इन साइज in this second period and the smallest in size is फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पर सबसे छोटा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने पीरियड ट्रेंड का यूज़ किया और प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ग्रुप ट्रेंड का यूज़ किया था। तो पहला स्टेप ही आपका यही रहेगा कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं क्या वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं या सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। और मैंने आपको सिखा दिया कि आपको कैसे समझना है कि वो सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे या सेम पीरियड को बिलोंग करेंगे। उसके लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ऐसे एलिमेंट्स नहीं दिए जाएंगे जिसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएँ। आपको ऐसे ही एलिमेंट्स दिए जाएंगे जिनके एटॉमिक नंबर्स आपको पहले से पता है 1 से लेकर 20 तक, और जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। तभी तो आप पता कर पाएंगे ना कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहे हैं या नहीं, या उसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं या नहीं, तभी आप उसमें फिर ग्रुप ट्रेंड या पीरियड ट्रेंड अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे हैलोजन ग्रुप है जो आपको याद रखना चाहिए, नोबल गैस ग्रुप है जो आपको याद रखना चाहिए, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स पूरा याद रखना चाहिए, है ना। उसी तरीके से सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखना चाहिए। चाहे किसी का एटॉमिक नंबर आपको पहले से पता है या नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स आपको पहचान लेना है कि वो एक ही ग्रुप के हैं या एक ही पीरियड के हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, ये 4 ग्रुप तो ज़रूर मेमोराइज़ कर लेना होगा आपको कि कौन से एलिमेंट के बाद कौन आता है, ऊपर कौन सा एलिमेंट है, उसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, सीक्वेंस याद करना ज़रूरी होगा आपको। ये 4 एलिमेंट तो याद रखना ही है। 4 ग्रुप्स के जो नाम मैंने बताए ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो हाउ वुड यू सॉल्व द क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चंस में वैसे ही एलिमेंट्स रहेंगे जो कि आपको पहले से पता है, उनके एटॉमिक नंबर्स आप जानते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के अपना सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये स्पेशल ग्रुप से एलिमेंट लिया गया हो, मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, ये 4 ग्रुप से हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ले लिया गया हो जिसके एटॉमिक नंबर्स आपको नहीं पता है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए उस सीक्वेंस को याद करना ज़रूरी है। तो जो 4 ग्रुप मैंने बताए कम से कम उतना ज़रूर याद कर लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक साइज़ के वेरिएशन से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में इसी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है और अलग अलग आपको वेरिएशंस दिए हुए हैं, अलग अलग आपको अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है और आपको सही अरेंजमेंट चूज़ करना है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप सही अरेंजमेंट चूज़ कर पाएंगे, है ना।
इसी तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर पे आपको सेट करना हो सकता है, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर पे सेट करना हो सकता है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ टुमारो, हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड उससे रिलेटेड मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के कैसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम and we will be starting with the topic of non-metallic property, non-metallic character. Okay, thank you.